वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद। जय भारतम। कल हम 7वें लेक्चर में कहाँ तक पढ़े थे? क्लाइव भारत आ गया था इंग्लैंड से वापस गवर्नर बन के बंगाल का है। 8वां लेक्चर है अंग्रेजों की बंगाल विजय का तीसरा भाग। तो इसमें हम आगे की कहानी देखेंगे, इलाहाबाद की संधि देखेंगे और बंगाल में द्वैध शासन और उसका अंत, और पूर्णतः बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार सब समझेंगे। वारेन हेस्टिंग तक लेकर जाएंगे, क्लाइव से वारेन हेस्टिंग तक। तो क्लाइव जैसे ही आया उसने 2 संधियां की। 1765 में 2 संधियां की, एक नवाब ऑफ अवध के साथ और दूसरा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ। दोनों संधि इलाहाबाद की संधि कही जाती है। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि क्यों कही जाती है? क्योंकि दोनों संधियां इलाहाबाद के किले में ही हुई थी। इलाहाबाद के किले में हुई थी। कैसे इलाहाबाद के किले में? अच्छा, मान लेते हैं एक बार अवध का नवाब जो था शुजाउद्दौला, उसके शासन क्षेत्र में इलाहाबाद आता था, तो वो इलाहाबाद के किले में बैठा होगा तो उससे जाकर संधि हो गई, समझ में आता। शाह आलम द्वितीय तो मुगल शासक है, उसको तो दिल्ली में होना चाहिए था, वो इलाहाबाद के किले में क्या कर रहा है? प्रश्न उठा कि नहीं उठा। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा हमें। हाँ, तो इतिहास में हम आपको ले जाते हैं। थोड़ा नींद से आप जागिए, इतिहास को नींद से जगाते हैं। यूं नींद से वो जाने चमन जाग उठी है, परदेस में फिर याद वतन जाग उठी है। यूं नींद से हो इस शहर से अच्छा था कहीं अपना वो गाँव, पनघट है न कहीं पीपल की वो छाँव, पीपल की वो छाँव। भैया थोड़ा हम भाग जाते हैं, संगीत से इतना प्रेम है ना शर्मा जी कि भाग जाते हैं हम थोड़ा गीतों की तरफ। आप खींच लाइए हमें, जैसे ही हम भागे। कहाँ थे? इतिहास में जाना है ना। तो इतिहास में औरंगजेबवा जो था, ये औरंगजेबवा दैत्तर जो था, ये तो सिधार गया, नरक में चला गया। 1707 में चला गया कि नहीं चला गया? 1707 में जैसे ही गया तो इसके और छोटके छोटके दैत्तर थे, माने बिटवे थे हैं? तो उन कपूतों में जो सबसे छोटका कपूत था औरंगजेब के कपूतों में जो सबसे छोटा कपूत था, उसका नाम था मुहम्मद कम बख्श। मुहम्मद कम बख्श क्या नाम था? सबसे छोटका कपूत का क्या नाम था? मुहम्मद कम बख्श। तो इस बख्श को बख्श दिया गया। मुहम्मद कम बख्श जो सबसे छोटका कपूत था, इसके भी कुछ कपूत थे, और उन कपूतों में जो सबसे बड़का कपूत था उसका नाम था मुही उस सुन्नत। मुही उस सुन्नत। क्या नाम था शर्मा जी? क्या नाम था? मुही उस सुन्नत। मुही उस सुन्नत। और इस मुही उस सुन्नत का भी एक कपूत था, और उस कपूत का नाम था मिर्जा मुही उल मिल्लत। मिर्जा सानिया मिर्जा नहीं, मिर्जा सानिया मिर्जा कटना धोनिया जान मारे ले। मिर्जा मुही उल मिल्लत। मिर्जा मुही उल
मिल्लत। इस मिर्जा मोही उल मिल्लत को एक अपना गॉड फादर मिल गया। ये तो फादर था ही इसका, मोही उस्मान, इसको अपना एक गॉड फादर मिल गया। क्या था, कौन था वो? इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क, इमाद उल मुल्क, ये गॉड फादर मिल गया मिर्जा मोही उल मिल्लत। और इस गॉड फादर ने क्या किया, मिर्जा मोही उल मिल्लत को जो है कि शाहजहां तृतीय के नाम से, शाहजहां तृतीय के नाम से, ये ताजमहल बनवाने वाला शाहजहां नहीं, शाहजहां तृतीय शाहजहां है। हाँ, जो है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया मुमताज की याद में, लेकिन दशरथ माझी ने पहाड़ों का सीना चीरकर रास्ता निकाल डाला अपने फल्गुनी के याद में। हाँ, माउंटेन मैन दशरथ माझी देखे हैं नहीं? तो शाहजहां तृतीय, खैर, तो इस इमाद उल मुल्क ने मिर्जा मोही उल मिल्लत को शाहजहां तृतीय के नाम से दिल्ली की गद्दी तख्त पर बिठाया, मुगल शासक बना के, शहंशाह। कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। तो शाहजहां तृतीय को गद्दी पर बिठाया। इमाद उल मुल्क था कौन जो दिल्ली की गद्दी पर बिठा रहा है? ये इमाद उल मुल्क सेना नायक था, बहुत बड़ा मुगल सरदार था। किसका? आलमगीर द्वितीय का। आलमगीर द्वितीय कौन था? तो ये मुगल शासक था। आलमगीर द्वितीय शहंशाह था। लेकिन इस आलमगीर द्वितीय को इस इमाद उल मुल्क ने क्या किया, नज़रबंद कर दिया 1758 में। 1758 में इसे होम अरेस्ट कर लिया, डिजिटल अरेस्ट नहीं। आजकल उस डिजिटल अरेस्ट के नाम पर इतना लोग ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, जिसे डिजिटल अरेस्ट का किसी कानून में कोई जिक्र नहीं। लेकिन ये होम अरेस्ट है साहब, डिजिटल अरेस्ट नहीं। तो आलमगीर द्वितीय को होम अरेस्ट कर दिया इमाद उल मुल्क ने, तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट इनके खून में ही है। जो देखते हैं ना हमेशा, जो है कि शुरू से ही पाकिस्तान जैसे आज़ाद हुआ तख्ता पलट शुरू हो गया। कितना बार उन लोगों के संविधान बनने में 10 साल लग गया, 58 तक जाके उन लोगों का तख्ता पलट कहाँ के अब बना, फिर उसको बिगाड़ दिया, उसको ना हटाओ, संविधान नहीं रहेगा। जो है कि क्या कहते हैं, कहाँ पर थे हम? हाँ, तो इसका होम अरेस्ट कर लिया। और इस आलमगीर द्वितीय का जो बिटवा था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, इस शाह आलम द्वितीय को इसके जो पक्षधर, इसके जो शुभचिंतक, इसके जो वफादार, इसके जो विश्वास पात्र मुगल सरदार थे, उन्होंने सलाह दिया कि आप जो है कि यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो इमाद उल मुल्कवा आपको भी नहीं छोड़ेगा। देखो आपके अब्बू जान को कैद कर लिया, तो आप कौना खेत के मुरई हैं, आपको भी ठूस देगा, आपको मरवा भी देगा। भाग जाइए, सही समय के तलाश में रहिए, हम इशारा करेंगे तब आइएगा। तो शाह आलम द्वितीय भाग गया। भागा पहले पटना, पटना से फिर गया अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास, उनसे मित्रवत संबंध बनाया, इलाहाबाद के किले में रहने लगा और जो है कि अपनी सेना संगठित करने लगा, तैयार करने लगा ये शाहजहां तृतीय को हटाने के लिए। ठीक है, लेकिन 1 साल तक रहा किले में। तब तक खबर आया 1759 में। क्या खबर आता है 1759 में जनाब? खबर ये आता है कि इसके अब्बू जान आलमगीर द्वितीय का इंतकाल हो गया। ये चले गए, सिधार गए। अब तो बड़ा गुस्सा आया, पता ना मृत्यु हुई है या हत्या करवा दिया गया है, क्या षड्यंत्र। प्रतिशोध लेंगे, प्रतिशोध, महासमर होगा। महासमर नहीं, महाप्रलय है। खूब तैयारी में जुट गया। और जो सदाशिवराव भाऊ थे, मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ, पानीपत के तृतीय युद्ध में जिन्होंने नेतृत्व किया, हालांकि पराजित हो गई मराठा सेना, लेकिन फिर भी बहुत सारे युद्धों में उन्होंने नेतृत्व किया था और बहुत विजय प्राप्त हुई थी मराठाओं को, उनके बदौलत बहुत आगे बढ़ा था। तो सदाशिवराव भाऊ की सहायता से
इसके जो वफादार मुगल सरदार थे वो कामयाब हुए शाहजहां तृतीय को गद्दी से हटाने में और शाह आलम द्वितीय को घोषित करने में अपना शहंशाह। किसके समर्थन से? सदाशिवराव भाऊ। मराठों की ताकत उस समय बहुत थी। सदाशिवराव भाऊ, पानीपत का तृतीय युद्ध नहीं हुआ रहता तो अंग्रेज थोड़े नहीं यहाँ पर होते हैं भारत में, मराठे ही होते हैं हर जगह। सदाशिवराव भाऊ पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की सेना से हारने के बाद जो कि मनोबल बहुत टूट गया है इनका, नहीं तो उत्तर भारत में इनको टक्कर देने वाला कोई था नहीं, क्या कहते हैं। और मुगल शासक कौन बनेगा, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसके निर्णय भी बहुत हद तक मराठा सरदारों पर निर्भर करता था। मराठा जिसको समर्थन देते थे वो गद्दी पर बैठ जाता था, जिससे समर्थन ले लिए वो हट गया। और ये किस्सा शुरू हो गया था बालाजी विश्वनाथ के समय से ही, हम आपको बताए थे, आप जाकर हमारा देखिएगा चौथा लेक्चर 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक दशा देखिएगा, उसमें आओ समझिएगा। क्या समझिएगा? कि हमने चारा घोटाला नहीं किया है, समझता नहीं है। ये हमारी सुषमा बहन जो है, इसको जो है कि कितना इनको टार्चर किया जा रहा है हमारी सुषमा बहन को। हाँ, जो है कि लालू यादव का अंदाज है, क्योंकि हमें भी हमारे गांव में लोग लालू बोलते हैं तो हम कभी कभी उनके अंदाज में बोलने लगते हैं। खैर कहाँ तो उसी समय आप देखिएगा सैयद बंधुओं के समय से ही, बालाजी विश्वनाथ के समय से ही जो है कि मराठाओं का हस्तक्षेप मुगल दरबार में होने लगा था और वर्चस्व बढ़ने लगा था। तो जो है कि यहाँ पर सदाशिवराव भाऊ का समर्थन मिला, यानी मराठों का समर्थन मिला, और मराठों का समर्थन मिला तो शाहजहां तृतीय को गद्दी से हटाया और जो है कि शाह आलम द्वितीय को घोषित किया अपना शहंशाह, मुगल शासक। लेकिन कब? 1760 में, एक वर्ष बाद मृत्यु हुआ। 58 में होम अरेस्ट, 59 में मृत्यु और 60 में ये शासक बना। लेकिन सुनिएगा, लेकिन शब्द का बड़ा महत्व है। सब चीज़ हो जाए और एक लेकिन लग जाए ना, आप सब चीज़ मान लीजिए किसी का और एक लेकिन लगा दीजिए, शर्त वहीं शुरू हो गया, फिर सब खत्म। लेकिन ये किंतु बहुत बहुत घातक है। तो लेकिन इनके जो वफादार सरदार थे शाह आलम द्वितीय के, उन्होंने कहा अभी आप दिल्ली नहीं आ सकते जनाब, अभी आप शर्मा जी, अभी आप दिल्ली नहीं आ सकते, अभी दिल्ली दूर है। क्योंकि अभी भी इमादुल मुल्क के कई समर्थक, कई सरदार ऐसे हैं जो घात लगा के बैठे हैं, कब आप आएंगे, कब आपको राम नाम सत्य। तो इसलिए अभी खतरे से खाली नहीं, जैसे ही सही समय आएगा हम आपको खबर करेंगे, आपको बुला लेंगे। वो सही समय आते आते 12 साल लग गए, 1760 से 1772, और 1772 में वो सही समय आया जब ये पहुंचा शाह आलम द्वितीय दिल्ली के गद्दी पर बैठा। और वो भी किसकी सहायता से? वो भी एक मराठा सरदार सेनानायक के ही सहायता से। कौन थे वो? महादजी शिंदे, शर्मा जी, महादजी शिंदे। ये महादजी शिंदे और कोई नहीं, ग्वालियर के राजा सिंधिया परिवार के जो है पूर्वज माधवराव सिंधिया ही हैं। हमने आपको बताया था चौथे लेक्चर में, हमने आपको बताया था, क्या बताया था? 5 भागों में बटा मराठा। ये भी उसके पतन का एक कारण था। 5 शाखाएं उसकी बट गई, भोसले हो गया, सिंधिया हो गया और कई सारा होलकर हो गया। उसमें से एक शाखा जो सिंधिया वाले जो थे, माधवराव सिंधिया, ये महादजी शिंदे ही थे, माधवराव सिंधिया। तो माधवराव सिंधिया बहुत दिन बाद अजमूड में आए हैं हम। आप जो है कि पहले का दो लेक्चर आप करीब देखेंगे तो उसमें हम जो है कि मूड में नहीं हैं, आज बड़े मूड में हैं। तो आज आप मज़े से पढ़िए, हम मज़े से पढ़ा रहे हैं। तो माधव, क्योंकि आज समय भी है और आपको इतना मज़ा मिलता नहीं। कल ही हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे थे और बहुत जल्दी में रिकॉर्ड कर रहे थे क्योंकि हमारे पास समय था नहीं, हमको जल्दी से ख़त्म करना था।
लेकिन जो है कि आप शुक्रिया अदा करिए माइक महोदय का कि ये गलती से कुछ इधर उधर डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो ऑडियो आ ही नहीं पाया। हम पूरा वीडियो अपने जाने में बना लिए और जाकर देख रहे हैं तो एको आवाज़ें नहीं है कहीं बीच में, खाली वीडियो चल रहा है। पता चला माइक थोड़ा डिस्कनेक्ट इधर उधर हिल गया था। तो अब इसलिए उस लेक्चर को हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज समय हमारे पास फुर्सत एकदम बरियार है, इसलिए बढ़िया से मज़ा में पढ़ा रहे हैं। और ये संभव हो सका है तो माइक महोदय की वजह से, इसलिए माइक महोदय को आप धन्यवाद दीजिए। क्या दीजिए? धन्यवाद दीजिए। तो माधवराव सिंधिया जी जो थे, इनकी सहायता से आज जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं इन्हीं के वंशज हैं। और इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन? उड्डयन मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उड्डयन मंत्री। तो उनका पूरा नाम देखिएगा तो ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया लिखते हैं। सभी जो है कि सिंधिया परिवार के माधवराव सिंधिया लगाते हैं अपने नाम के साथ। तो ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, इसीलिए वो लिखते हैं पूरा नाम माधवराव सिंधिया, महादजी सिंधिया। इनकी सहायता से 1772 में जाकर ये दिल्ली पहुंचा शाह आलम द्वितीय। तो इस बीच ये कहाँ था? 60 में तो शासक बन गया था मुगल, लेकिन था कहाँ? इलाहाबाद के किले में। और अवध के नवाब भी पराजित हो गए थे उस युद्ध में 1764 में। वो भी कहाँ थे? इलाहाबाद के किले में। इलाहाबाद तो उन्हीं का था। पहले इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र मुगल शासन के अधीन था, लेकिन बाद में यह अवध के नवाब के पास चला गया। इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र, वहाँ पर शाह आलम द्वितीय भी रह रहे थे, जो है कि शुजा-उद-दौला के साथ मित्रवत इनका संबंध था। इसीलिए जब 1764 में युद्ध, बक्सर के युद्ध के लिए संघ बनाने गया, अवध के नवाब से सहायता मांगने गया, संधि करने गया मीर कासिम, तो अवध के नवाब ने कहा कि हमारे साथ एक और हमारे मित्र हैं शाह आलम द्वितीय मुगल शासक, हम उनकी भी सहायता लें, हम तीनों मिलकर युद्ध करेंगे। बंगाल में शाह आलम द्वितीय का भी इंटरेस्ट था। जब बैठा था मीर जाफर तो उसके समय में इन्होंने भी बंगाल पर आक्रमण किया था, कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार भी किया था। तो इन्होंने सोचा था कि जो है कि तीनों लोग मिलकर हरा देंगे अंग्रेजों को और मिल बांट कर खा लेंगे। बंगाल में 3 तो अभी बट ही गए हैं, लगभग हो ही गए हैं, सूबे अलग अलग बन गए हैं, बंगाल और बिहार और उड़ीसा। तो तीनों लोग एक को ले लेंगे। तो ये लोग जाने कि जो है कि हम जनने की चीनी है पेड़ा बनी, ना जाने कौन हमरा से कसूर हो गई, जे आपन रहे वो हमरा से दूर हो गए। बंगाल हमारा था, दूर हो गया, ना जाने क्या कसूर हो गया। ना जाने कौन हमरा से कसूर हो गई, जे आपन रहे वो हमरा से दूर हो गई, हम जन्नी चीनी है। जब संधि कर लिए जाने कि अब हम चीनी भाई भाई हैं। नेहरू जी कहा करते थे, पंडित जी, हिंदी चीनी भाई भाई, और भाई भाई का बता दिया सब 1962 में क्या है। तो ये लोग जाना कि हम जन्नी की चीनी है पेड़ा बनी, अब पेड़ा बनाएंगे और मिल बांट के खाएंगे। चीनी मिल गया है, संधि हो गई है, अब इस चीनी से पेड़ा बनाएंगे और मिल बांट कर खाएंगे। लेकिन ये तो सगरो गोबर के गुड़ हो गई। ना जाने कौन हमरा से कसूर हो गई, जे आपन रहे वो हमरा से दूर हो गई, हम जन्नी चीनी है पेड़ा बनी। लेकिन ये तो सगरो, बोलिए, हाँ। तो इनके हाथ में कुछ नहीं आया, ये हार गए। जो इनका था वो भी चला गया। मीर कासिम का तो कुछ नहीं था, उसका तो लुटिए गया था पहले, लेकिन इन लोग का तो कुछ था। मान लीजिए शाह आलम का भी, मुगल शासक तो थे नाम के भी, भले गद्दी पर नहीं बैठे थे लेकिन थे तो। लेकिन इन लोग का जो भी इज्जत था, आबरू था, जितना भी अवध के नवाब का सोचिए कितना कुछ गया, वो था वो भी मिट्टी में मिल गया। क्या जरूरत था? अगर लड़ना ही था तो पूरा तैयारी के साथ लड़ते। ये समझ रहे थे हरा देंगे। 57 में तो गद्दारी करके ना, षड्यंत्र करके नहीं जीता था मीर जाफर को मिलाकर, नहीं तो अंग्रेज थोड़े नहीं जीत पाते। तो हम तो अभी 3 लोग हैं। उस समय बस एक जो है कि सिराजुद्दौला था, तो उससे जीतने के लिए षड्यंत्र इनको करना पड़ा। लेकिन हम तो 3 हैं, आराम से हरा देंगे। लेकिन ये नहीं जानता था कि 57 और 65 60 साल में क्या क्या बदल गया है। प्लासी का युद्ध जीतते ही जितनी सहूलियत इन्हें, जितनी रियायत इन्हें मिली, उससे इनका कितना जो है कि वित्त लाभ हुआ, कितना फिनांस स्ट्रॉन्ग हुआ, और उससे इन्होंने अपनी कितना सेना सुदृढ़ कर ली कि 59 में डचों का भी खात्मा कर दिया बेदरा की लड़ाई में, 60 में जो है कि फ्रांसीसियों का भी खात्मा कर दिया वांडीवास की लड़ाई में, और इतना कॉन्फिडेंस भी पा लिया, इतना जो है कि अनुभव भी पा लिया, तो अब आराम से हमें मसल सकते हैं। ये नहीं सोचा था इन्होंने।
और 64 की लड़ाई में बिना किसी षड्यंत्र के जीत गए, तीनों को हरा दिया। तो अब जो हारा है उस पर संधि की शर्तें ला दी जाएंगी और उसे माननी होंगी। संधि बस 2 लोग से करनी थी, क्योंकि बंगाल के सिंहासन पर तो पहले ही बिठा चुके थे कठपुतली अपना नजीमुद्दौला को। तो अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय। तो पहली संधि जो हुई वो शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। पहली संधि 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1700 शर्मा जी 1765 पहली संधि। पहली संधि शाह आलम द्वितीय के साथ ही हुई थी ना? पहली संधि शाह आलम द्वितीय के साथ ही हुई थी ना? हाँ, शाह आलम द्वितीय के साथ ही हुई थी। हमको लगा कहीं अवध के नवाब के साथ हो गई हो, हम आपको कहीं गलती सूचना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो है कि दिमाग हमारा जो है कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर। हमारे एसपी चौहान सर कहा करते थे कि आपकी मम्मी आपको शंख पुष्पी पिलाती हैं क्या? शंख पुष्पी क्या होता है सर? इससे दिमाग बहुत तेज होता है, इसलिए वो कहते थे। क्योंकि हम बैठते थे 6वीं में जब पढ़ते थे तो 9वीं के भैया के लोग के साथ बैठते थे, और मैथ्स का जब क्वेश्चन, जब गणित का क्वेश्चन, जब प्रश्न जब उन लोग से पूछते थे तो उन लोग से पहले हम बता दिया करते थे। रेशनल इरेशनल नंबर पढ़ाया करते थे तो हम बता दिया करते थे। तो कहते थे एसपी चौहान सर की मम्मी आपकी शंख पुष्पी पिलाती हैं क्या? राम जी जाने ऐसा कुछ नहीं था, शंख पुष्पी नहीं पिलाती थी। अब दिमाग तेज हो गया, दूध पी के बहुत दूध पिए हम बचपन से। मम्मी का बहुत खूब दूध, बहुत बड़े हो गए तब तक दूध पीते। और आजकल का बच्चा सब जो है कि 2 महीना बाद 3 महीने बाद दूध पिल्ली धरा देता है, गलत है क्या है कि। खैर, हम कहाँ थे? 12 अगस्त 1765 को क्या कहते हैं, शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुई और शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया गया। आप हमारे संरक्षण में आप रहिए, आपको अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको मुग़ल शासक मानते हैं, हम आपको मुग़ल शासक मानते हैं, आप ही मुग़ल शासक, लेकिन आप रहिए हमारे संरक्षण में। और आप हमें जो है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दीजिए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दीजिए। दीवानी का होता है हो शर्मा जी? दीवानी का होता है? दीवानी में दीवानी सजन की दीवानी वाला आए? दीवानी का होता है। देखिए, मुगल काल में होता था ऐसा, जो प्रशासन था उसको 2 भागों में बांटा जाता था। कहीं भी राज्य किसी भी सूबे में करना होता था, सूबा प्रांत होता था मुगल साम्राज्य के अधीन, तो सूबे में जो है कि 2 अधिकारी नियुक्त होते थे। एक सूबेदार, सूबे का सूबेदार, और दूसरा दीवान, दूसरा दीवान। एक सूबेदार और दूसरा शर्मा जी दूसरा दीवान। तो दीवान का काम था राजस्व वसूलना, माने कर लेना, टैक्स लेना, चुंगी जिसको उस समय वो लोग बोलते थे, चुंगी। चुंगी क्या बोलते थे? चुंगी। तो दीवान का काम था राजस्व वसूलना और सूबेदार का काम था प्रशासन देखना, पूरा प्रशासन संभालना। राजस्व जो पैसा वसूलेगा दीवान, वो पैसा देगा इस सूबेदार को, और इस सूबेदार उस पैसे से पूरा प्रशासन संभालेगा। और इसमें से जो बचेगा या फिर जितना मुकर्रर किया गया रहेगा मुगल शहंशाह द्वारा कि हमको इतना चुंगी चाहिए, उतना ये हिस्सा दे देगा मुगल शहंशाह। अब इसमें देखिएगा, ये सूबेदार और दीवान दोनों एक दूसरे पर नजर रखते थे और दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे, दोनों एक दूसरे पर नजर भी रखते थे। चेक एंड बैलेंस, दोनों के बिना काम कुछ होने वाला नहीं था। दीवान मान लीजिए कर असूले, मान लीजिए इसने
50 लाख कर असूला हो, 50 लाख कर असूला हो, और ये सूबेदार को 40 लाख दिया, कहा कि हमको इतने मिला है। सूबेदार को कहीं से पता चल गया, क्योंकि अब साथे में रहते हैं तो पता चल ही जाएगा, और सूबेदार को कहीं से पता चल गया नहीं झूठ बोल रहा है, 10 लाख का घोटाला कर रहा है, अपने पास रख रहा है, तो ये कंप्लेन कर देगा मुगल शहंशाह से कि दीवानवा जो है ये जो है कि क्या हो गया है, चोर हो गया है, इसको हटाइए। और अगर मान लीजिए इस दीवान ने 50 लाख सूबेदार को दे दिया और सूबेदार ने खर्च किया 40 लाख और बताया कि खर्च हो गया 45 लाख और हमारे पास बस 5 लाख बचा है मुगल शहंशाह को देने के लिए, तो इसका कंप्लेन कौन कर देगा? दीवान कर देगा। ये जान जाएगा सब कि नहीं 40 लाख खर्च किया है, तो ये कंप्लेन कर देगा मुगल शहंशाह से सूबेदार का, तो मुगल शहंशाह को सब पता चल जाएगा। तो पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें जो है कि मुगल शहंशाह को पता होती थी, पूरा कंट्रोल मुगल शहंशाह का रहता था। दोनों एक दूसरे का कंप्लेन करते रहते थे, एक दूसरे पर नज़र रखते रहते थे। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ? जब बॉस कमज़ोर पड़ा तो चमचे होशियार हो गए, मजबूत हो गए, और ऐसा हुआ कि एक ही व्यक्ति के पास ये दोनों पद आने लगे, सूबेदार और दीवान दोनों पद। जैसे मुर्शिद कुली खां सन 1700 ईस्वी में अंग्रेज औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को जो है कि दीवान नियुक्त किया था बंगाल का, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह मुर्शिद कुली खां सूबेदार भी बन गया, सूबेदारी का भी काम अपने अंडर ले लिया। तो सूबेदार भी वही, दीवान भी वही, तो बन गया क्या? नवाब। सूबेदार प्लस दीवान इज इक्वल टू क्या हो गया? नवाब। सूबेदार प्लस दीवान बराबर, सूबेदार धन दीवान बराबर नवाब। नवाब बन गया, नवाब। अब बताइए, जब दोनों डिपार्टमेंट इसके हाथ में, तो कंप्लेन कौन करेगा इसका? अब ये चाहे 50 लाख कर असूले, चाहे 60 लाख असूले, चाहे 40 लाख खर्चा करे, चाहे 30 लाख खर्चा करे, चाहे 20 लाख बचाए, चाहे 30 लाख बचाए, कौन देखने जा रहा है? और मुगल शासक को भी कोई फेरा नहीं, वो राग रंग में डूबा हुआ सब। तो इसको जितना मन करेगा उतना भेंट भेज देगा कि इतना हमको मिला, ये भेंट ले लीजिए, बाकी सब शासन अपने देखेगा, सब प्रशासन अपने देखेगा। तो स्वतंत्र शासक के रूप में इसलिए जो है कि स्थापित होने लगे ये लोग। जब मुगल शासन पतन की ओर, डिक्लाइन की ओर जा रहा था, तब तो कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। ये सब तो कहानी हम आपको बता चुके हैं वैसे। तो ये दीवान पद यही है। दीवानी मतलब दीवान का पद, दीवानी डिपार्टमेंट, दीवानी विभाग, शर्मा जी, पूरा जो है कि पैसा हम वसूलेंगे। और वैसे भी आजकल जो कहती है सबकी दीवानी में, दीवानी सजन की दीवानी, पैसा वही सब वसूलती है। इसलिए जो है कि ये सब के फेरा में मत पड़िएगा, मोहब्बत के फेरा में सब पैसा चला, वित्त चला जाएगा आपका पूरा। भैया अंग्रेजों की तरह वो सब भी है, पूरा लूट लेगी सब। तो इसलिए ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए और हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। क्या शर्मा जी सुने हैं गीत किशोर कुमार का? ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम। अरे आप भी गा रहे हैं, गाइए गाइए। मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। अरे गिटवा बंद कर दीजिए महाराज। महबूब का जो
बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। खैर, गीत सुनते जाइए, आपका भी मनोरंजन बीच में। वैसे मनोरंजन करने नहीं आए हैं हम, लेकिन होना चाहिए बीच में। हम खुद पढ़ने आए, पढ़ाने नहीं आए, खुद पढ़ने आए हैं बंधु। पढ़ाने के मार्ग से ही जो है कि हमारा पढ़ना हो जाता है। खैर, कहाँ थे? तो दीवान का पद समझ गए, पूरा राजस्व वसूलना है इन्हें। और सूबेदार कौन है, नवाब कौन है? नवाब नामई का है नजीमुद्दौला। तो पहला तो संरक्षण में ले लिया शाह आलम द्वितीय को अपने। अब पूरी जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही सेना इनकी सुरक्षा का ध्यान रखेगी, सब चीज़। इनकी छोटी मोटी सेना होगी, ठीक है, लेकिन इनके संरक्षण में रहेंगे, इनके नज़र में पूरा रहेंगे। बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल गई इन्हें, पूरा कर असूलेंगे ही। अब देखिए, जो पहले कर मुक्त व्यापार करने के लिए तरसते थे, मरते थे, लड़ाई करते थे कि हम तो टैक्स फ्री व्यापार करेंगे, वो अब खुद कर असूल रहे हैं। जो पहले टैक्स देना नहीं चाहते थे, बिना टैक्स दिए व्यापार करना चाहते थे और करते भी थे, वो अब खुद कर असूलेंगे। तो पावर आया, अब और पावर आएगा, देखिएगा। तीसरा कि जो है कि शाह आलम द्वितीय से कहा, शाह आलम द्वितीय ने पूछा कि अगर दीवानी तुम ले लोगे, पैसा तुम पूरा लोगे, राजस्व, तो प्रशासन कौन संभालेगा? क्या तुम ही संभालोगे? ना, प्रशासन हम नहीं संभालेंगे। प्रशासन संभालने के लिए तो बैठाए हैं ना उसको। वो कौन है? नजीमुद्दौला, मीर जाफर का बेटवा छोटका, वो संभाल लेगा। वो तो बहुत छोटा है। छोटा है तो क्या हुआ, उसकी सहायता के लिए राजा नंद कुमार है उसका सलाहकार। हाँ, राजा नंद कुमार, हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है। तो वो प्रशासन संभाल लेगा। प्रशासन संभालने के लिए खर्चा तो आएगा, शहंशाह ने पूछा। वो खर्चा, जब पैसा तुम वसूलोगे तो खर्चवा कैसे उसको? नहीं, उसका चिंता मत करिए, हम प्रति वर्ष 53 लाख रुपया दे दिया करेंगे नवाब को, जो है कि प्रशासन का कार्य करने के लिए। बस 53 लाख, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि 26 लाख आपको भी तो देंगे। 26 लाख हमको, बस 26 लाख? अरे महाराज सरकार, आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हम आपको आधा दे रहे हैं और दुगुना दे रहे हैं, उसको 53 लाख दे रहे हैं, तो वो तो खर्चा करेगा ना, उसमें से उसका 53,000 नहीं बचेगा, वो सब खर्चा कर देगा। आपको हम 26 लाख दे रहे हैं, बस आपका ही है पैसा, इसको आपको कुछ नहीं करना, बाकी सब आपका तो हम देख रहे, ख्याल आपका हम रखेंगे। ये आपका प्लस पॉइंट है 26 लाख, इसको आपको खर्चा थोड़े नहीं करना है, अपने पास रखिए। माने जो हम दीवानी असूलेंगे उसका ये हिस्सा, हम इतना हिस्सा आपको 26 लाख दे देंगे, 53 लाख नवाब को दे देंगे, बाकी जो बचा हमारा। ठीक है, ठीक है। कोई चारा भी नहीं था शहंशाह के पास, क्योंकि पराजित था ना, अधीन था एक तरह से, इनके पराधीन था। तो पराधीन सपने हो सुख ना है, स्वप्न में भी सुख नहीं, लेकिन सुख तो उठा रहा था, प्रजा भले मर रही थी। खैर, बात छोड़िए। तो 53 लाख रुपया जो है कि हम प्रशासन के लिए, निजामत जिसको कहा जाता था उस समय की भाषा में, निजामत, प्रशासन, 53 लाख रुपया हम प्रशासन निजामत के लिए दिया करेंगे बंगाल के नवाब को प्रतिवर्ष, और 26 लाख प्रतिवर्ष आपको दिया करेंगे। 26 लाख, और उस समय का 26 लाख है, आज का बहुत बड़ा रकम है भैया, ये बहुत ही बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा रकम है। आपको बतावें, ये करीब करीब $3 ट्रिलियन के इक्वल है 26 लाख। $3 ट्रिलियन यानी कि जानते हैं, 3 लाख करोड़ डॉलर। 3 लाख करोड़ डॉलर गुणा कर दीजिए सीधे 3 लाख करोड़ डॉलर को 85 से मेरा के हिसाब से, 3 अट्ठे 24, आपका ये जो है कि
240 लाख करोड़, 250 लाख करोड़ हो जाएगा। सोचिए कितना बड़ा बजट, बस केवल, और केवल कहाँ से, तो जो है कि बंगाल से। तो उस समय इतना समृद्ध था बंगाल कि इतना पैसा वसूला जा सकता था, लेकिन असूल के इसको बर्बाद करके रख दिया ये सब बंगाल को। खैर हाँ, तो 53 लाख दिया नवाब को, 26 लाख दिया शहंशाह को। उसके बाद क्या किया, उसके बाद कहा कि शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने नहीं आई है शहंशाह। अब आगे की बात ये कि जो है कि हम आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, हम आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। क्या गिफ्ट करना चाहते हैं, हम आपको जो आपके अधीन पहले रहा करता था, कभी मुगलों के अधीन रहा करता था, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र, इलाहाबाद वो जो आज प्रयागराज है, यहाँ अभी महाकुंभ है, तो प्रयागराज, पहले भी प्रयागराज था, अकबर नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया था। कैसे नाम पड़ा था इलाहाबाद, इस पर एक वीडियो हम बना चुके हैं। वीडियो क्या बनाए, वो बड़े से लेक्चर के बीच में हम बोल दिए थे, कहीं बता दिए थे, उसको कट करके हम पोस्ट कर दिए हैं, उसका एक क्लिप आप देख लीजिएगा चैनल पर उपलब्ध। तो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र जो कभी मुगलों के अधीन हुआ करता था, बाद में अवध के नवाब के पास आ गया, वो हम आपको देते हैं। वो हमको कैसे देते हैं, जो आपका है ये नहीं है, वो हमको कैसे देते हैं, वो तो अवध के नवाब का है। हाँ, तो अवध के नवाब को भी तो हराए हैं हम बात करेंगे ना अवध के नवाब से, उनसे भी संधि करेंगे अभी 4 दिन बाद, आप कहाँ टेंशन लेते हैं। तो जो है कि 12 अगस्त के बाद 16 अगस्त को दूसरी संधि हुई, क्लाइव ने दूसरी संधि की 16 अगस्त को दूसरी संधि की, किसके साथ, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, शुजाउद्दौला के साथ, ठीक है। तो शुजाउद्दौला के साथ संधि में पहला शर्त को छोड़िए, किस्सा सुनाते हैं। तो क्लाइव गया अवध के नवाब के पास इलाहाबाद के किले में, तो अब नवाब के जो 2 मुर्गे थे वो आपस में लड़ रहे थे, और ये मल्ल युद्धों का द्वंद्व देख रहे थे। उसमें मुर्गों का युद्ध का खेल होता था। तो ये देख रहे थे नवाब बैठ के, एकदम सिगार फूंक रहे थे, मार रहे थे अपना, और बैठ के देख रहे थे। क्लाइव ने कहा कि युद्ध में हार गए, लेकिन अभी नवाबी इनकी गई नहीं। कहा कि हम भी अपना एक मुर्गा लेकर आए हैं, थोड़ा लड़ाइए मुर्गा, थोड़ा देखा जाए कौन जीतता है। अब जंग में तो आपसे हार ही गए हैं, मुर्गा से क्या हारवाना चाहते हैं। नहीं, एक बार देख लेते हैं मुर्गा किसका जीतता है। तो मुर्गे लड़े और क्लाइव का मुर्गा हार गया। और नवाब खुश होंगे, छोटी सी कामयाबी पर खुश होना, यही तो है। जो छोटे होते हैं, छोटी सी कामयाबी से खुश होते हैं। ऐसा मिजाज उनका नहीं रहता तो इतना आसानी से हार गए रहते हैं। क्लाइव को कौन फर्क पड़ता है, इतना बड़ा जंग जीत लिया, मुर्गा आ गया, तो आगे आपके मुर्गे ने नवाब, आप हमारे मुर्गे को हरा दिया, हम खुश हैं, और हर जाने के रूप में हम आपको आपकी रियासत वापस करते हैं। आपके मुर्गे ने हमारे मुर्गे को हरा दिया, इसलिए हम आपको रियासत, आपकी अवध वापस करते हैं। अब ये सब क्यों वापस कर रहा था, आगे आप देखिएगा, हम बताएंगे आपको वापस क्या कर रहा था, सब उसी का था। तो अवध हम आपको वापस करते हैं, लेकिन आप बस उसमें से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को दे दीजिए, शहंशाह को दे देंगे। हाँ, और बदले में आपको जो युद्ध में जो हमारा पैसा लगा है, पैसा फूकाया है, रुपया, वो हर्जाना भरना पड़ेगा। हम भरेंगे, एकदम भरेंगे। 50 लाख रुपया, 50 लाख, हाँ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 50 लाख रुपया, एक तो पहली संधि शुजाउद्दौला के साथ कि भैया इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को। दूसरा, हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपया, ठीक। तीसरा,
कि अवध के क्षेत्र में हम कर मुक्त व्यापार करेंगे। पहले केवल बंगाल में किया करते थे कर मुक्त व्यापार, अब तो बंगाल पर पूरा नियंत्रण ही है, लेकिन अब अवध में भी घर कर गए। अब अवध में भी हम जो है कि कर मुक्त व्यापार करेंगे, दिया आपको। तो कर मुक्त व्यापार अवध में हम करेंगे, कोई टैक्स हम पर नहीं लगेगा। अब बंगाल से इन्होंने अवध में भी घर बना लिया अपना। तो कर मुक्त व्यापार। चौथा, आपको अपनी सेना रखने का कोई अधिकार नहीं, आप अपनी सेना नहीं रखेंगे। अवध के नाम का नहीं है, ऐसा मत करिए। अच्छा ठीक है, रखिएगा, थोड़ी मोड़ी अपनी सेना रखिएगा, हल्का फुल्का, लेकिन आपकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि आपकी रियासत हमने जीती है और फिर हम ही आपको दे रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि जिस वस्तु को हमने किसी को दान किया हो उस वस्तु पर किसी और का अधिकार हो जाए। और आपकी सेना में उतना सामर्थ्य नहीं कि वो बाहरी युद्धों से लड़ सके, क्योंकि हमने आपकी सेना का सामर्थ्य इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में देख लिया है। इसलिए हमें विश्वास नहीं आपकी सेना पर, आपके सैन्य बल पे। इसलिए हम अपनी सेना यहाँ पर तैनात करेंगे, वो आपकी सुरक्षा, आपकी सीमाओं की सुरक्षा करेगी, लेकिन उसका वेतन, उसका पूरा खर्चा आपको उठाना होगा, हम ना ही उठाएंगे। ठीक है, मान ली। तो जो है कि सीमा की सुरक्षा के लिए सैनिक, तो सैन्य प्रबंधन पूरा इनके हाथ में आ गया, अंग्रेजों के हाथ में। और ज़रूरत पड़ने पर जब हमारा किसी से युद्ध हो तो आपको सैनिक मदद हमें देनी है, आप हमें सैन्य मदद देंगे। कौन? शुजाउद्दौला नवाब देगा अंग्रेजों को। अब क्या देगा, उसके पास क्या है देगा, लेकिन जो भी है उसको लेके अपना जाना है, और उसका भी खर्चा आप ही को उठाना है। माने हम जो आपकी सुरक्षा के लिए सेना रख रहे हैं उसका भी खर्चा आप ही उठाएंगे, और आप जो हमारी सुरक्षा के लिए सेना भेजेंगे उसका भी खर्चा आप ही उठाएंगे। दोनों आप ही करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। पैसा वैसा के मामला में हम बहुत थी। तो सैन्य प्रबंधन भी जो है कि अंग्रेजों के हाथ में। पांचवा, एक शख्स था बलवंत सिंह। कौन था? बलवंत सिंह। ये जो बलवंत सिंह था, ये बनारस का, वाराणसी का, काशी का जो है कि, अब बनारस हम लोग का नाम नहीं है, ये बनारस जो है कि अंग्रेजवा सब किया, सब अंग्रेजवा सब आया, बेनारस बेनारस बोलता था, असली नाम वाराणसी, तो सब बेनारस बोलता था। तो बेनारस से होकर ये बनारस बन गया। अभी आप कुछ जगह देख लीजिएगा, BHU में आपको देखने को मिल जाएगा, ये BENARAS लिखा हुआ है, बेनारस। हालांकि है बनारस, है वाराणसी, तो वही बेनारस से बनारस हो गया, वो वाराणसी। तो बनारस का जो है कि बलवंत सिंह जमींदार था, और इसने मदद की थी बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की। तो बलवंत सिंह को भय था कि यदि अवध के नवाब को इनका शासन लौटा दिया अंग्रेजों ने, तो अवध के नवाब हमसे जमींदारी छीन लेंगे, हम पर जो है कि कार्रवाई करेंगे। तो बलवंत सिंह को भय था, तो अंग्रेजों ने उस भय को भी समाप्त कर दिया। कहा नवाब से कि आपको बलवंत सिंह के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना है, वो हमारे संरक्षण में है, उसे जो अधिकार पहले प्राप्त थे वैसे के वैसे ही बरकरार रहेंगे, वो जमींदार वैसे ही रहेगा, बनारस का वैसे ही लगान वसूलेगा, सारे अधिकार उसको वैसे ही रहेंगे, आप छुएंगे तक नहीं। मान ली सरकार। तो अब इतनी सारी चीज़ें हो गई अवध में। अब कुछ बाकी रहा हो कापी महाशय? बतावत कुछ बाकी नहीं ना है? ना ही है, कुछ बाकी नहीं है। तो ये दो जगह आपने देख लिया। अब तीसरा शिकार, बंगाल का नवाब जो था, वो तो बचवा था, नजीमुद्दौला। नजीमुद्दौला, कई लोग नवाजुद्दौला भी बोलते हैं, नजीमुद्दौला। तो नजीमुद्दौला को निजामत प्राप्त था, प्रशासन, दीवानी तो अंग्रेजों के पास। दीवानी किससे लिया था? शहंशाह से लिया था। निजामत जो नजीमुद्दौला को प्राप्त था, चाहते थे कि ये निजामत हमें मिल जाए, लेकिन बस हमारे फ़ायदा वाला इसमें का डिपार्टमेंट मिले।
निजामत में का जो वित्त विभाग, जो सैन्य विभाग, जो न्यायिक व्यवस्था जो सब है, जिससे हमें शक्ति मिल सकती है, अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी ना हो, वो सब डिपार्टमेंट हमारे पास आ जाए, इस अंग्रेज चाहते थे। तो निजामत पूरा तरह से लगभग ले ही लिया अंग्रेजों ने, ले ही लिया नजीमुद्दौला से। नजीमुद्दौला तो हाथ का कठपुतली, और जो इसका सलाहकार आनंद कुमार जो तेज तर्रार थोड़ा था, तो उस पर कई सारे इल्ज़ाम लगा दिए, कार्रवाई बैठा दी, जो है कि उसको किनारे साइड कर दिया नंद कुमार को, राजा नंद कुमार। और जो है कि निजामत के कई सारे अधिकार इससे ले लिए, और कहा कि जो है कि आपको अपनी सेना रखने का कोई अधिकार नहीं नजीमुद्दौला, हमारी सेना आपके प्रोटेक्शन में रहेगी, सैन्य व्यवस्था पूरा हमारा, न्यायिक व्यवस्था किसी को न्याय अगर चाहिए तो हमारे पास आएगा, आपको बस क्या करना है, सेवा करना है। जो 53 लाख रुपया आपको दे रहे हैं उससे आप जनता की सेवा करिए। जनता टैक्स दे रहा है, क्यों दे रहा है कि सरकार हमारी सेवा करेगी। जनता आज के समय में टैक्स देती है सरकार, क्योंकि रोड बनाएगी, सड़क बनाएगी, स्कूल हॉस्पिटल बनाएगी, सब सरकारी सब कार्य सब चलाएगी, गरीबों की मदद करेगी, सब जो भी है, तो इसीलिए टैक्स देते हैं लोग। सरकार मिलिट्री है, पुलिस है, सुरक्षा देगी, सिक्योरिटी, तो इसीलिए टैक्स देते हैं, तो सेवा करेगी जनता की। तो ये जो सेवा वाला है ना, ये आप करिएगा इस 53 लाख रुपया में, बाकी सब डिपार्टमेंट हमको दे दीजिए। तो एक तरह से पूरा निजामत भी इनके पास और पूरी दीवानी भी इनके पास। दीवानी किससे प्राप्त हुआ, शाह आलम द्वितीय से। निजामत किससे प्राप्त हुआ, बंगाल के नवाब से। और क्या इन्होंने किया कि सूबेदार तो थे नजीमुद्दौला, इनके जो नायब सूबेदार जो नंद कुमार जो सलाहकार थे, डेप्यूटी सूबेदार, नायब सूबेदार, पूरा डिपार्टमेंट वही देखते थे, नजीमुद्दौला कुछ नहीं करते थे, पूरा प्रशासन वही देखते थे, उनको हटा दिया और उनकी जगह पर मोहम्मद रजा खां की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खां जो है कि उस समय ढाका के नायब सूबेदार थे, ढाका के। इन्हें मुर्शिदाबाद बुला लिया गया। ढाका हमको बताएं, ढाका पहले राजधानी थी बंगाल की, जो आज के समय बांग्लादेश की राजधानी है, बंगाल की राजधानी थी, लेकिन मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद कैपिटल अपना शिफ्ट कर दिया था। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया था, अंग्रेजों से की नज़रों से बचकर अपनी सैन्य व्यवस्था को बढ़िया करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए। लेकिन फिर मीर कासिम के पराजय के बाद फिर जो है कि मुर्शिदाबाद चला आया सब चीज़। तो मुर्शिदाबाद ढाका से बुला लिया गया मोहम्मद रजा खां को। बहुत काबिल इंसान था रजा खां, इसे नायब सूबेदार बनाया। नंद कुमार जो राजा नंद कुमार था, रजा खां का बहुत बड़ा शत्रु था। इस पर रजा खां पर जो है कि 16 लाख का हेरा फेरी का इल्ज़ाम लगवा के इसको जो है कि भगा दिया था, भाग गया था ढाका। फिर वापस बुलाया अंग्रेज़ों ने। क्लाइव ने कहा कि आपको नायब सूबेदारी देते हैं और साथ में दीवानी भी देते हैं। दीवानी पूरा दीवानी नहीं, दीवानी नायब दीवान आपको बनाते हैं। कहाँ का, मुर्शिदाबाद का, बंगाल का। 2 भागों में उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए बांटा था बंगाल को, बंगाल और बिहार, दीवानी असूलने के लक्ष्य से। बंगाल का जो केंद्र रखा इन्होंने, हेडक्वार्टर रखा, मुख्य कार्यालय रखा, वो मुर्शिदाबाद को रखा। मुर्शिदाबाद, बंगाल का मुख्य कार्यालय मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद का नायब दीवान, दीवान तो भैया कंपनी थी, दीवान कंपनी के जो गवर्नर होंगे वही दीवान होंगे, जो है कि क्लाइव। तो नायब दीवानी जो है कि रजा खां को दी। एक तो नायब सूबेदार भी हैं, प्रशासन भी संभालेंगे, नजीमुद्दौला को कुछ नहीं करना है, सब रजा खां करेगा। नजीमुद्दौला छोटा है, कुछ नहीं जानता, रजा खां करेगा। और दूसरा नायब दीवान भी है बंगाल का, मुर्शिदाबाद जो यहाँ का मुख्य कार्यालय है, तो नायब दीवान भी है। और जो बिहार का था, बिहार का इसका मुख्य कार्यालय बनाया पटना को, और यहाँ का नायब दीवान रखा सिताब राय को। अब देखिएगा रजा खां बहुत बड़ा पद पर पहुँच गया, क्योंकि पूरे बंगाल उसमें बिहार और सब आ जाता है ना, तो पूरे बंगाल का नायब सूबेदार है, सब अधिकार उसके हाथ में। नजीमुद्दौला जो है कि नाम मात्र, और नायब दीवानी भी जो है कि मुर्शिदाबाद की, इसके बंगाल की, इसके हाथ में है। बस सिताब राय एक जो है कि बिहार के लिए, क्योंकि सब संभाल नहीं सकते। रजा खां को बनाया, कंपनी ने बनाया। क्यों बनाया, खुद ही क्यों नहीं सब प्रशासन संभाल लिया और सब दीवानी सब कर लिया? इनके पास उतने पर्याप्त अधिकारी नहीं थे
जो कि दीवानी वसूल सकें, राजस्व वसूल सकें, और उनको इस अगर होते भी अधिकारी तो उनको इसका अनुभव नहीं था राजस्व वसूलने का, दीवानी का। तो जिसको अनुभव था, रजा खां बहुत पहले से अलीवर्दी खां के समय से जो है कि करता था ये सब काम दीवानी वसूलने का, तो रजा खां को नियुक्त किया या वसूल, वैसे अपना विश्वास पात्र बना लिया क्लाइव ने रजा खां को, बहुत मेहरबानियाँ करके इस पर। रजा खां मानने लगा एकदम जो है कि आला हमारे कमान एक सब यही हैं, आप ही स्टेट हैं, मजिस्ट्रेट हैं, आप ही भूदेव हैं। क्लाइव को बहुत आस्था रजा खां की होगी क्लाइव के प्रति। तो जो है कि रजा खां को नियुक्त किया, और क्या कहते हैं 79 लाख तो इन्हें देना था, 53 लाख नवाब को और 26 लाख शहंशाह को। इन्हें भी कुछ चाहिए, कितना चाहिए? तो क्लाइव ने जो रजा खां से रकम बताई, जो महसूल की बताया 2 करोड़, हमें एक साल में 2 करोड़ वसूलना है। हालांकि 2 करोड़ वसूल पाते नहीं थे, लेकिन इसने बहुत बड़ा टारगेट इसीलिए रखा था कि इतना है तो कुछ तो होगा। आदमी 100 सीढ़ी चढ़ने के बारे में सोचेगा तभी तो 50 सीढ़ी भी चढ़ पाएगा। पहले ही सोचेगा कि 10 सीढ़ी चढ़ेंगे, 5 सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा। तो 2 करोड़ रखा टारगेट, और बहुत करीब वसूलते थे, 1.5-2 करोड़ वसूल लेते थे, उससे ज़्यादा ही, क्योंकि बता रहे हैं आपको ना, अभी क्लाइव को इतना वसूलना है, इसमें से उतना उन्हें देना है क्लाइव। अब क्लाइव अपने पास पैसा थोड़े नहीं रखेगा, ये कंपनी का पैसा है, कंपनी का गवर्नर है क्लाइव, तो कंपनी को वो पैसा देगा क्लाइव, कुछ अपने पास भी तो बचाएगा। भैया हर जगह भ्रष्टाचार है, क्लाइव इतना मेहनत कर रहा है तो कुछ अपने पास भी रखेगा पैसा, तो अपने पास भी रखेगा। तो अब सोचिए कि 2 करोड़ मान लीजिए लगभग लिया, उसमें से 1.25 करोड़ दे दिया, 25 लाख अपने पास रख लिया। अच्छा, अब रजा खां भी इतना मेहनत कर रहा है, सब नायब दीवानी, नायब सूबेदारी सब संभाल रहा है, तो ये भी अपने पास कुछ रखेगा पैसा। तो मान लीजिए अगर इसे 2 करोड़ देना है क्लाइव को, तो 2.25 करोड़ ये वसूलना चाहेगा, है? अब ये अकेले तो सब रजा खां नहीं वसूल सकता था, तो एक इसने क्षेत्र बांट दिया, अलग अलग क्षेत्र, जैसे ये मुंगेर इलाका हो गया, ये पूर्णिया इलाका हो गया, ऐसे ऐसे इलाका बांट देता था। और उन इलाकों में मैंने मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट हो गया, जिला हो गया, मुंगेर एक जिला हो गया, पूर्णिया एक जिला हो गया, उन जिलों में समाहर्ताओं की नियुक्ति की, कलेक्टरों की नियुक्ति की। कलेक्टर आज के समय में जो कलेक्टर, जो समाहर्ता हैं कलेक्टर, वही कलेक्ट करने वाले, टैक्स वसूलने वाले। आज के समय में अर्थ अलग है, उस समय अर्थ यही था कलेक्ट जो करें, टैक्स जो लें, बस उतने काम था। तो अपने अधिकारियों की इसने नियुक्ति की रजा खां ने टैक्स वसूलने के लिए। और कैसे नियुक्ति करता था, कैसे? जो जितनी ज़्यादा बोली लगाएगा उसको कलेक्टरी दे दी जाएगी। परीक्षा कोई पास नहीं करना पड़ता था, कोई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए कोई जाने के लिए कोई यूपीएससी में कोई सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम नहीं होता था, कि बस बोली लगाओ, नीलामी होगी। नीलामी का मतलब क्या? मुंगेर इलाका है, इसमें बोली लगेगा 50 लाख से, कि इस इलाके से हमें 50 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए, और 25 लाख चाहिए तो 25 लाख 1, 25 लाख 2, तब तक दूसरा बोलेगा 50 लाख, हम 50 लाख कर देंगे यहाँ से वसूल के, आपको कलेक्टर हमें बना दीजिए। वो कहेगा 50 लाख 1, 50 लाख 2, कहेगा 75 लाख देंगे हम, हमको कलेक्टर बनाइए। तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको कलेक्टरी दे दी जाएगी। तो ये आज के समय में ऐसा होता, कौन जितना ज़्यादा जो घूस देगा उसको हम जिला दे देंगे। कितना भ्रष्टाचार, जितना घूस देगा उतना पैसा पहले वसूलना चाहेगा। और आजकल तुम मान लीजिए कि अब तो ऐसा व्यवस्था है कि बिना घूस दिए बनता है, मेहनत से बनता है सब, लेकिन कई गुना जो है कि वसूल लेता है सब। कितना आइए सब निकलता है भ्रष्ट, करप्ट, कितना करोड़ों करोड़ों। अरे अब उस समय सोचिए, उस समय तो पैसा दे के बन रहा है सब, तो कितना वसूलेगा सब, है? तो जो है कि क्या कहते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको कलेक्टरी दे दी जाएगी। तो ऐसे होता था। तो मान लीजिए उसने कहा, पूर्णिया से किसी ने कहा कि हम 25 लाख देंगे, तो वो चाहेगा कि हमें 30 लाख मिले, 30 लाख वसूलें तब 25 लाख देंगे। तो ये भी कितना वसूल है। अब फिर ये भी अकेले सब नहीं, इसलिए भी मैंने छोटे छोटे अधिकारियों को रखेगा, तो वो भी अधिकारी चाहेंगे कि हमें इतना देना है अगर कलेक्टर साहब को, तो हम इतना बचा लें। तो इस तरह से कई लेवल पर ये पैसे बंट जाते थे। और जो 2 करोड़ क्लाइव तक पहुंचने होते थे, उस 2 करोड़ को पहुंचाने के लिए करीब 4 करोड़ की वसूली मान लीजिए हो जाए, तो जनता कितनी परेशान, जनता कितनी परेशान।
अच्छा, एक बात पर आपकी बार बार ध्यान जा रही होगी कि जब ये जीत ही गए थे, पूरा बंगाल अवध सब जीत गए थे, तो इन्होंने सीधे प्रशासन शासन करना शुरू क्यों नहीं कर दिया? क्यों इन्होंने जो है कि ऐसे वापस लौटा दिया, और दीवानी और निजामत ये सब क्यों? ये द्वैध शासन क्यों? यही द्वैध शासन है, दोहरी शासन प्रणाली यही है, द्वैध शासन आपको समझा रहे हैं। इलाहाबाद की संधि वहाँ खत्म हो गई थी, दो संधियाँ हो गई, उसके बाद द्वैध शासन समझा रहे हैं, दोहरी शासन प्रणाली कि दीवानी हमारे पास, निजामत तुम्हारे पास। निजामत में भी जो है कि मुख्य अधिकार सब हमारे पास। द्वैध शासन को क्लाइव ने क्या कहा था? क्लाइव ने कहा था कि द्वैध शासन जो है उत्तरदायित्व रहित अधिकार, उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। यानी कि उत्तरदायित्व रहित अधिकार, अधिकार तो है पर कोई उत्तरदायित्व नहीं। किसका? अंग्रेजों का। अंग्रेजों के पास अधिकार खूब है, सब अधिकार इनके पास, लेकिन कोई उत्तरदायित्व नहीं। और अधिकार रहित उत्तरदायित्व, यानी उत्तरदायित्व तो है, जिम्मेदारी तो है, लेकिन कोई अधिकार नहीं। किसके पास? नवाब के पास। तो यही दोहरी शासन प्रणाली है। एक पक्ष जिसके पास केवल अधिकार हो, कोई उत्तरदायित्व नहीं, दूसरा पक्ष जिसके पास केवल उत्तरदायित्व हो, कोई अधिकार नहीं, यही द्वैध शासन, दोहरी शासन प्रणाली। तो क्यों ऐसा किया? क्यों नहीं सब दोनों ले लिया है? आप सोचिए, अगर प्रशासन पूरा अपने अंडर में ले लेते तो उत्तरदायित्व भी इनका होता और अधिकार भी इनका होता। तो ये इन्हें उत्तरदायित्व भी निभाना होता, क्योंकि अगर जिम्मेदारी नहीं निभाते तो जनता विद्रोह करेगी। अभी जनता किसके खिलाफ विद्रोह करेगी? नवाब के खिलाफ, क्योंकि वो जानती है कि नवाब हमारे राजा हैं, वो हमारा भरण पोषण करेंगे। तो अगर बढ़िया से उनका काम नहीं चल रहा है, त्रस्त हैं, तो वो विद्रोह किसके खिलाफ करेंगे? नवाब के खिलाफ। अंग्रेजों को कोई भय नहीं। और अगर अंग्रेज प्रशासन संभालते हैं तो एक तो यहाँ की जनता उन्हें प्रशासन करने ही नहीं देती, कि क्योंकि कहती कोई बाहरी आकर हम पर कोई अधिकार कैसे कर सकता है, हाँ? और दूसरा, अगर थोड़ा भी उन्हें दिक्कत होता, विद्रोह। तो पहला रीजन तो ये। दूसरा, अभी इनके पास उतने अधिकारी नहीं थे, उतनी प्रशासनिक व्यवस्था उनकी उतनी नहीं थी, उनका अनुभव नहीं था, क्योंकि वो एक व्यापारिक कंपनी थी। व्यापार का अनुभव था, प्रशासन का अनुभव नहीं था। अभी धीरे धीरे प्रशासन सीख रहे थे। ये दोहरी शासन प्रणाली देख, तो प्रशासन का अनुभव नहीं था, अधिकारी उतने नहीं थे, उतनी सेना नहीं थी, उतना सब कुछ नहीं था पूरा कंट्रोल कर सकें, हैं? उतने कर्मचारी नहीं थे। तीसरा, अगर ये प्रशासन संभाल लेते तो हो सकता था कई नवाब इनके विरुद्ध अपना संघ बना लेते इनको हटाने के लिए, क्योंकि उनको संदेह होता कई राजाओं को कि इसने, एक व्यापारिक कंपनी ने बंगाल पर अपना शासन स्थापित कर लिया, हो ना हो कल को ये हम पर भी आक्रमण करेगी, हमको भी उखाड़ कर फेंकेगी। तो कहीं सभी राजा मिलकर आपस में एक संघ, मजबूत संघ बना लें और हम पर आक्रमण कर दें, तो हम नहीं जीत पाएंगे। अभी तो बस 3 नवाबों ने संघ बनाया था, 3 राजाओं ने। तो हो सकता है कल को कई सारे संघ बन जाएं हमारे खिलाफ, तो फिर हमारे लिए दिक्कत। 5वां रीज़न, अगर हम प्रशासन करने लगें और अगर अन्य यूरोपीय कंपनियों को पता चल गया कि जो है कि हम एक राजनीतिक शक्ति बन गए हैं भारत में, तो वो कहीं अपना संघ बनाकर हम पर आक्रमण न कर दें, ईर्ष्या हमसे रखने लगें, जलने लगें। क्योंकि अभी तो हमने फ्रांसीसियों और डचों को पराजित किया है, पराजय की मार वो झेला ही है। उनके अंदर जो है कि एक प्रतिशोध की अग्नि भभक ही होगी, और तब तक जो है खबर मिल जाएगी राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित हो गया, तो वो कहीं हम पर आक्रमण ना कर दें, संघ बना के एक अपना, उनसे ना सहन हो। तो ये सब कई कारण, तो इन कई कारणों के चलते, और हर एक चीज़ का एक सही समय होता है, अभी वो सही समय आया नहीं था। अभी इन्हें धीरे धीरे अपने पैर जमाने थे प्रशासन में। सब देखते हुए इन्होंने
डायरेक्ट रूल नहीं किया, इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे, सब तो इन्हीं का था। खैर हम कहाँ पर थे? हाँ, तो जनता पर बड़ा जो है कि अत्याचार, बहुत ज़्यादा महसूल वसूला जा रहा था। और हो क्या रहा था कि पहले यहाँ से व्यापार जब करते थे, यहाँ से सामानों को जब खरीदते थे अंग्रेज, तो उसके लिए संपत्ति धन जो है कि इंग्लैंड से लेकर आया करते थे। लेकिन अब यहीं से जो टैक्स असूल रहे हैं, कर असूल रहे हैं, उसी से यहीं के सामानों को खरीद रहे हैं। और चूंकि प्रशासन इनके हाथ में है, इसलिए कम से कम दाम पर सामानों को खरीद रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं किसानों को कम से कम दाम पर सामान बेचे। वो गुहार लेकर जाएंगे भी तो किसके पास? पूरी न्यायिक व्यवस्था, पूरी सैन्य व्यवस्था सब इनके कंट्रोल में है, हाँ? प्रशासन में पूरी पकड़ इनकी है, तो इनका ही चलने वाला है। तो ये कम से कम दामों पर जो है कि सामानों को खरीदते थे और उसे लेकर जाते थे इंग्लैंड में। वहाँ पर अपने कारखानों में, यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, वहाँ पर जो चीज़ें, जो बेचने वाली चीज़ें थी वो लेकर जाते थे वहाँ पर, तो बेचकर पैसा कमाते थे। और कुछ रॉ मटेरियल जो लेकर जाते थे, अधिकतर सब सामान हम को बता चुके थे पहले ही, तो वो वहाँ पर मैन्युफैक्चर करते थे अपनी फैक्ट्रियों में, और फिर वहाँ से लेकर उसी सामान को आते थे और यहाँ पर कई गुने अधिक दामों में बेचते थे और मजबूर करते थे जनता को कि इतने अधिक दामों में तुम खरीदो, कम से कम दामों में बेचो और अधिक से अधिक दामों में खरीदो। तो कितना अत्याचार आप सोच सकते हैं। एक तो पहले से कर इतना ज़्यादा किसान दे रहा है, जनता दे रही है, दूसरा अपने सामानों को अच्छे दामों में बेच नहीं पा रही है, तीसरा जो सामान खरीद के ला रही है, खरीद रही है, वो महंगे दामों में खरीद रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो उद्योग धंधे थे वो लगभग नष्ट हो चुके थे, क्योंकि सब सामान रॉ मटेरियल जो था वो अंग्रेज ही ले रहे थे। तो यहाँ के उद्योग धंधे क्या लेंगे और क्या बनाएंगे, क्या मैन्युफैक्चर करेंगे? सब सामान रॉ मटेरियल ये ले रहे थे, उसका मैन्युफैक्चरिंग ये करते थे और लेकर आते थे, तो केवल एक ही कंपनी यहाँ पर थी बेचने के लिए, वही बेचे। क्योंकि फ्रांसीसी डचों का तो हालत भैया ख़राब, तो शासन पूरा बंगाल में का, कोई किसी को टिकने देंगे ये? तो अब मजबूरी है जनता की, खरीदेगी तो वही, तो महंगे दामों में खरीदना पड़ता था, सस्ते दामों में बेचना पड़ता था, बहुत त्रस्त थी जनता। और इस वजह से धीरे धीरे लोग अपना खेती भी छोड़ने लगे, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, सब तो महसूल वसूल ले रहे हैं। और डर से गांव के गांव खाली होने लगे, उजाड़ होने लगे इनका। अब किसान जब उत्पादन नहीं करता था, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता था, जो भी कुछ, वैसे तो सब ले लेते थे अंग्रेज, जो भी उत्पादन होता था, फिर भी कुछ जो यहाँ के उद्योग धंधों के पास जाता था, कुटीर धंधों के पास जाता था, वह अभी अब नहीं जा सका, क्योंकि अब तो किसान ही खेती में मन नहीं लगा रहे थे, जो प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे थे, तो मैन्युफैक्चरिंग होगा कहाँ? तो यहाँ के सारे उद्योग धंधे नष्ट हो गए लगभग, जितनी समृद्धि थी बंगाल की सब नष्ट हो गई, तहस नहस हो गई। गाँव के गाँव उजाड़ होने लगे, सब लोग गाँव छोड़कर भागने लगे, यहाँ पर जो है कि जी नहीं सकते। और इसी दौर में 1769-70 के करीब, देखिए क्लाइव आया था 65 में, 66 में वो चला भी गया। फिर आया वहाँ से बेरी आया था, कॉर्नर बेरी। और रजा खां को तो नायब सूबेदारी, नायब दीवानी दी थी, लेकिन इस पर नज़र रखने के लिए एक रेजिडेंट का पद बनाते थे हर सूबे में, जो है कि एक सूबेदार, नायब सूबेदार पर नज़र रखने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए रेजिडेंट का पद बनाते थे, जो इन पर नज़र रखेगा, इन्हें सलाह देगा, हर काम में मशवरा देगा और इन हर काम को चेक करते रहेगा, क्या कैसे कैसे कर रहे हैं, और सब खबर पहुंचाएगा कहाँ? कंपनी को। तो एक एजेंट हुआ करता था उनका, तो उसको रखा था क्लाइव ने, उसका नाम था साइक। तो रजा खां पर नज़र रखने के लिए साइक को रखा था, साइक नाम था, साइक्स नाम था। तो साइक्स जो है कि रेजिडेंट था बंगाल का क्लाइव के समय में। क्लाइव चला गया, फिर साइक का जो है कि मन बहसने लगा, रजा खां से इसकी बनती नहीं थी और रजा खां भी साइक को पसंद नहीं करता था। तो रजा खां गया नए गवर्नर बेरी के पास। क्लाइव ने कहा था कि हम अच्छा तुम्हारे बारे में लिखकर बेरी को भेजेंगे, बेरी तुम्हारी बहुत मदद करेगा क्योंकि तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो।
तो रजा खान ने कहा कि साइक जो है कि बहुत गुड़ गोबर कर रहा है, हमारे अधिकारियों को पकड़वा रहा है, झूठा इल्ज़ाम लगवा रहा है। तो बेरी ने कहा ठीक है, उसको हटाते हैं, अब बेकर रहेगा रेजिडेंट वहाँ का, बेकर। तो ये बेरी बेकर, इसको छोड़िए, सब उतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो खैर, और 66-67 में ही जो है कि नजीमुद्दौला की मृत्यु हुई और सैफुद्दौला नया नवाब बना, सैफुद्दौला। फिर 1769-70 में अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा, बहुत भारी अकाल। और उस अकाल में भी वैसे ही ये टैक्स वसूलते थे। जनता मर रही थी उस अकाल में, 1/3 जनता मर गई भूख से। 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल डाइड फ्रॉम स्टारवेशन। तो जब लोग मरने लगे, अभी तो कोरोना में कितने लोग मरे, 6,000 लोग मरे होंगे भारत में, भी शायद ज़्यादा बता रहे हैं। दुनिया में कुछ लाख या करोड़ लोग मान लीजिए, बहुत है वैसे, इतना नहीं होगा। कितना परसेंटेज था? 0.1%, 1%, 0.1%। और उस समय 1/3 33% पॉपुलेशन अकाल से मर गई, भूख से मर गई। अब अंग्रेज़ों को चिंता हुई कि जब यहाँ के लोग ही नहीं रहेंगे तो हम शासन किन पर करेंगे। यहाँ के लोग ही नहीं रहेंगे, वो प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होगा ही नहीं, हम ट्रेड कैसे करेंगे, व्यापार कैसे करेंगे। जो बंगाल इतनी समृद्ध थी वो लगभग बर्बाद होने लगी थी। सब पैसा अंग्रेज़ों ने लूट लिया था, चूस लिया था खून इनका। तो इन्हें चिंता होने लगी, तो एक पहल इन्होंने शुरू की, ये सस्ते दामों में चावल बांटना इन्होंने शुरू किया। हमारे घर में आकर हम ही से सब लूट कर और फिर हम ही को भीख दे रहे। बताइए, सस्ते दामों में जो चावल बांटना शुरू किया, उस चावल को भी अंग्रेजी छोटे अधिकारी जो थे उन्होंने पहुंचने नहीं दिया। उस चावल धान को भी आम नागरिकों तक सब लूट लिया उन्होंने। करप्शन। और अब जनता भी त्रस्त हो चुकी थी। अब फिर लगान उस भूखी जनता से, उस मरी हुई जनता से वसूलना और उतना पैसा इकट्ठा करना नामुमकिन सा होने लगा था। इसके अलावे कंपनी को सबसे बड़ी मुसीबत का सामना उनके अधिकारियों द्वारा ही करना पड़ रहा था। हम आपको जो बताए थे दस्तक के बारे में, जो फर्रुख सियार से मिला था 1717 में, दस्तक, जिससे कर मुक्त व्यापार ये करते थे, दस्तक पास, ये दस्तक इनके लिए वरदान था 1717 में, लेकिन ये अभिशाप बन गया 1765 में। 1765 में अभिशाप कैसे बन गया कि जब दस्तक पास का दुरुपयोग अंग्रेजी अधिकारी कर रहे थे, क्योंकि कंपनी को मुक्त व्यापार करने की इजाज़त थी, लेकिन उनके अधिकारी जो थे वो भी अपना निजी व्यापार किया करते थे दस्तक के आड़ में, कर मुक्त, टैक्स नहीं देते थे। और इसीलिए अधिकतर लोग कंपनी ज्वाइन ही करते थे कि यहाँ जाकर हमें निजी व्यापार करने का मौका मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री, जिससे हम खूब अमीर बनेंगे। उस समय तो इन लोग अंग्रेज़ों को बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि डिपार्टमेंट इनका थोड़े नहीं था, नुकसान इनका थोड़े नहीं हो रहा था, नुकसान तो नवाब का हो रहा था। चाहे ये लूटे चाहे इनके अधिकारी लूटें, अधिकारी भी खुश तो काम भी बढ़िया से करते थे और अंग्रेज़ों को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नवाब का नुकसान, दीवानी नवाब की है। लेकिन अब दीवानी किसकी है? अंग्रेज़ों की है। जिसकी अब दीवानी है, अब अपने ही घर में कोई चोरी करने लगे तो फिर क्या होगा? घर का मालिक गुस्साएगा कि नहीं उस सदस्य पर? वो सदस्य घर के लिए समस्या बनेगा कि नहीं? दूसरे के घर में चोरी करे तब तक ठीक। अब सोचिए, आपका बेटवा दूसरे के घर में जाके चोरी करे तब ठीक, अपने ही घर में चोरी करने लगे तो खराब। तो समस्या आने लगी। इन्होंने फिर क्या किया, एक क्लाइव नहीं, अपने ही समय में क्लाइव ने उसको भांप लिया था, उसने सोसाइटी ऑफ ट्रेड बनाया था। सोसाइटी में सोसाइटी ऑफ ट्रेड जो था, उस व्यापार की सोसाइटी में कुछ व्यापार ऐसे, जैसे नमक का व्यापार और कुछ व्यापार, जिस पर इन्होंने मोनोपोली अपनी स्थापित कर ली, एकाधिकार की, इसका व्यापार हम ही केवल करेंगे और कोई नहीं कर सकता। और उससे जो मुनाफा हुआ करता था, उस मुनाफे को, उस पैसे को ये अपने अधिकारियों में बांटते थे उनके पद के अनुसार।
एक तरह से वो घूस देते थे कि ये हमसे पहले ही पैसा ले लो, तुम निजी व्यापार मत करो। लेकिन फिर भी अधिकारी नहीं मानते थे, क्योंकि एक बार जो है कि शेर के मुंह में खून लग गया था, अब वो छोड़ने वाला नहीं शिकार। तो उसको तो जितना मुनाफा हो, ये भी आओ वो भी आओ, हाँ, तुम भी सही तुम भी सही। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी उनके लिए। बार बार रजा खां कह रहे हैं कि आपके अधिकारी कर नहीं देते, टैक्स नहीं देते। तो बेरी कह रहा है कि ठीक है, हमारे अधिकारियों को आप गिरफ्तार करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अधिकारियों को गिरफ्तार कौन कर रहा है? रजा खां। तो जो अंग्रेजी छोटे अधिकारी थे वो दुश्मन किसके बन रहे हैं? रजा खां। रास्ते में जा रहा था रजा खान अपने ऑफिस में, दफ्तर में, उस पर हमला कर दिया, सब मरने से बचा। तो सब मुसीबत किस पर? रजा खां पर। लेकिन बाद में कंपनी तो बहुत त्रस्त कंपनी को बहुत नुकसान होने लगा। जब अकाल उकाल पड़ गया, टैक्स वैक्स आ नहीं रहा था, और जो है कि ऊपर से इसके अधिकारी इतना लूट रहे थे, तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। तो ये द्वैध शासन प्रणाली जो थी डगमगाने लगी। तब 1772 में आता है वारेन हेस्टिंग। कौन आता है? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग 1772 में आता है, गवर्नर बन के बंगाल का, और ये द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर देता है। द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर देता है। द्वैध शासन प्रणाली खत्म। जो मुर्शिदाबाद और पटना में मुख्य कार्यालय हुआ करते थे उनको खत्म कर देता है, और एक ही कार्यालय होगा, वो कोलकाता में होगा। कहाँ होगा? कलकत्ता में होगा। जो रजा खां था इसको पद मुक्त कर दिया, जो सिताब राय था इसको पद मुक्त कर दिया, और उस समय अंतिम जो नवाब बंगाल का था मुबारक उद्दौला, तो उस मुबारक उद्दौला को ही पद मुक्त कर दिया, और पूरा बंगाल का नियंत्रण अपने हाथ में। अब द्वैध शासन की कोई आवश्यकता नहीं, अब सिंगल शासन चलेगा, एकल शासन चलेगा। द्वैध शासन का अर्थ है दोहरी शासन, द्वैध से ही पता चल रहा है, दोहरा। द्वैध यानी दो, एकल यानी एक। तो द्वैध शासन प्रणाली खत्म हुई, एकल शासन प्रणाली शुरू हुई, जिसमें केवल अधिकार अब सब जो है कि डायरेक्ट रोल किनका होगा? अंग्रेजों का होगा। ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ? 1773 में, अभी आइए थोड़ा सा और। तो अब इसके बाद इसने क्या किया? जो जितने यहाँ के देसी समाहर्ता थे, जो रजा खां ने सब नियुक्ति की थी अपने लोगों की, उनको सबको हटा दिया और अंग्रेजी समाहर्ताओं की नियुक्ति की कलेक्टर। उसमें कैसा चलता था कि जो अधिक बोली लगाता था वो कलेक्टर बनता था, लेकिन अब नहीं। अब अंग्रेजी अधिकारियों की नियुक्ति इसने की वारेन हेस्टिंग ने। अब अंग्रेजी अधिकारी ही कर सकेंगे, यही कलेक्टर होंगे। अपनी पूरी एक प्रशासनिक व्यवस्था इसने बनाई, वारेन हेस्टिंग ने। और 1773 में, एक साल बाद 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था में भी पढ़ेंगे आप। रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है, इसके तहत बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल यानी अब सभी गवर्नरों का प्रमुख। भारत में जितनी भी प्रेसिडेंसियां थीं, जितनी भी प्रेसिडेंसियां यानी प्रांत समझ लीजिए, जितनी भी, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी था, बंगाल प्रेसिडेंसी, तो जितनी भी प्रेसिडेंसियां अंग्रेजों की थी, उन सबका हेड कौन होगा? गवर्नर जनरल होगा। हर प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर होता था, उन सभी प्रेसिडेंसियों का हेड कौन होगा? गवर्नर जनरल होगा। और वो गवर्नर जनरल कहाँ का गवर्नर है? बंगाल का है। बंगाल यानी बहुत प्रमुख क्षेत्र है, इनका केंद्र है इनके राजनीति का, क्योंकि बंगाल का ही गवर्नर जनरल है। तो यहीं से बंगाल इन ब्रिटिश राजनीति का प्रमुख केंद्र बना, और यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत हुई, बंगाल से। ठीक। तो और बंगाल पर इनका पूर्ण नियंत्रण वारेन हेस्टिंग के समय हो गया।
पूरी तरह से अंग्रेज़ों की बंगाल विजय होगी। और यहीं पर अंग्रेज़ों की बंगाल विजय श्रृंखला ये समाप्त होती है। मॉडर्न हिस्ट्री के 8 लेक्चर हो गए, अंग्रेज़ों की बंगाल विजय पर ही केवल हमने 3 लेक्चर दे दिए। हो सकता है कुछ छूट भी गया हो, क्योंकि दिमाग से कभी कुछ उतर जाता है, कभी कुछ रह जाता है, फिर जब याद आता है तो हम बता देते हैं। अब यहीं पर विदा लेंगे और आगे फिर राम जी ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर तुम भी हो, फिर किसी रोज़ किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। जाते जाते आपको एक गीत सुना दें। क्या गीत सुनाएं आपको? अच्छा तो हम चलते हैं। नहीं छोड़िए, नहीं सुनाएंगे, रहने दीजिए। फिर जब मिलेंगे तो आपको गीत सुनाएंगे, मूड होगा तो। क्योंकि अभी शर्मा जी यहाँ से चले गए, उनका फ़ोन आ गया था। तो शर्मा जी रहते तो गीत गाने में हमको आनंद आता है, ऐसे गीत गाने में आनंद नहीं है। ठीक है। जयतु भारतम, जयतु भारतस्य संस्कृतिः, जय श्री राम।